हेलो स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात की थी। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अब उसकी संरचना को थोड़ा सा समझते हैं। हमने एक पेंटोज शुगर की संरचना देखी थी। ये हम डीऑक्सीराइबोज बना रहे हैं। हमें पता है CH2 के साथ OH था और यहाँ जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर O था, उस O के हटने से राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज में चेंज हो गई। यहाँ पर OH ग्रुप था, OH ग्रुप था और ये OH था। राइबोज शुगर से ये पहला कार्बन है। राइबोज शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, पहला। इस फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है। हम एक प्यूरीन को यहाँ पर ऐड करते हैं। ये पायरेमिडीन वलय हो गई और ये इमेडाजोल रिंग हो गई है। इसके ये जो फर्स्ट कार्बन है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इसके 9th कार्बन से, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वें पे यहाँ पर जो H ग्रुप जुड़ NH था, वो H OH के साथ निकलकर जल के मोलिक्यूल को बाहर निकाल देता है और इस प्रकार फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाते हैं और जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर देते हैं। ये प्यूरीन है क्योंकि इसमें इमेडाजोल रिंग और पायरिमिडीन रिंग और इमेडाजोल रिंग, दोनों रिंग मौजूद है, तो ये प्यूरीन है। और ये कौन सा प्यूरीन है? ये एडेनिन है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब फॉस्फेट यदि इसके साथ ऐड होता है, वो कौन से कार्बन से होगा? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप है। उस OH ग्रुप से H3PO4 जब जुड़ता है तो जल का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ये जुड़कर यहाँ तक ये निर्माण हो गया न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो चुका है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा और इस प्रकार एक बहुलक का निर्माण होगा। यह बहुलक, चूंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें शर्करा कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसलिए ये जो बहुलक बनेगा वह किसका होगा? DNA के लिए एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। अब हम जो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लो एडेनिन क्षार राइबोज शुगर से मिले। इनके मिलने से
जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे कहा जाएगा एडिनोसिन, और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कहलाएगा एडिनाइलिक एसिड। इसी प्रकार यदि ग्वानिन राइबोज शुगर से मिले तो उसे हम बोलेंगे ग्वानोसिन, और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसे कहा जाएगा ग्वानाइलिक एसिड। यदि साइटोसिन राइबोज से मिले तो कहा जाएगा, जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा उसे कहा जाएगा साइटिडीन, और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसे कहा जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को आप प्रीफिक्स से ही पहचान सकेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड। हम जानते हैं कि 3 क्षारकों की हमने बात कर ली, 2 प्यूरीन हो गए और 2 पायरिमिडीन। तो चौथा पायरिमिडीन जो आरएनए में पाया जाता है वो है यूरेसिल। यूरेसिल जब राइबोज शर्करा से मिलता है तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उसे बोलते हैं यूरिडीन, और जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसे कहा जाता है यूरिडाइलिक एसिड। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के में एक प्रीफिक्स आया एसिड, ये अभी हम आरएनए की बात कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड आए उनमें 2 प्रकार के प्रीफिक्स देखने को मिले, एक है ओसिन और एक है इडीन। तो जो पायरिमिडीन, ये हैं पायरिमिडीन कौन कौन से, साइटोसिन और यूरेसिल, और ये हैं प्यूरीन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। यदि एडेनिन जो प्यूरीन है और ग्वानिन ये भी प्यूरीन है, ये यदि राइबोज शुगर से मिलते हैं तो प्रीफिक्स जो सफिक्स जो को लगा वो कौन सा है, ओसिन। एडिन ओसिन, ग्वान ओसिन। और इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वाइलिक एसिड, इलिक एसिड इसके सफिक्स लग गया है, तो हम इससे कह सकते हैं एडिनिन है तो एडिनोसिन एंड एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन एंड ग्वानाइलिक एसिड। यदि पायरिमिडीन नाइट्रोजनिक क्षारक होंगे तब वहाँ पर सफिक्स चेंज हो जाता है और वह न्यूक्लियोसाइड में कौन सा सफिक्स होगा, इडीन। सफिक्स यानी प्रत्यय जो बाद में जुड़े, तो साइटोसिन में साइट, इडीन, यूरिडीन, ये इडीन जो वर्ड है वो लास्ट में हमें यहाँ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें कौन सा है, वाइलिक एसिड, तो साइटिड इलिक एसिड एंड यूरिड इलिक एसिड। तो इस प्रकार हम जो आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। बिल्कुल इसी प्रकार डीएनए में भी हमें देखने को मिलेगा। डीएनए में यदि एडेनिन जुड़ता है डीऑक्सी राइबोज से तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा और कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा, न्यूक्लियोटाइड होगा डीऑक्सी एडिनाइलिक
नाइलिक एसिड। इसी प्रकार यदि ग्वानिन जुड़े तो बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। यदि साइटोसिन जुड़े तो बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। और यूरेसिल चूँकि केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में उसके स्थान पर थाइमीन होता है। थाइमीन यदि डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है तो उस स्थिति में क्या बनता है, उस स्थिति में थाइमिडीन बनता है। किसका निर्माण होता है? थाइमिडीन का। और डीऑक्सी थाइमिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड के रूप में होता है। तो हमने इस प्रकार चर्चा कर ली कि एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, कि जो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ते हैं और उसके 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ये जो फर्स्ट जो कार्बन है शर्करा का, उस पर नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ता है और पांचवें ग्रुप पर ये जो जुड़ रहा है 5वें कार्बन पर, इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए की संरचना, कि डीएनए की संरचना का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये एक शुगर है। ये क्या है? शुगर। इसके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ गया। कोई भी जुड़ सकता है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं? डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, हमें पता है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। और इसके जो 5वां कार्बन है उस 5th कार्बन पे जुड़ता है फॉस्फेट। इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़ के डीएनए का निर्माण करेगा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें देखते हैं हम, ये 5वां कार्बन है जिस पर फॉस्फेट जुड़ा है और ये फर्स्ट कार्बन है जिस पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। इस प्रकार की संरचना में सारे अनेक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के पास में स्थित आ जाएं और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर है उसके तीसरे कार्बन से आगे वाला फॉस्फेट जुड़ जाए, ये थर्ड पे जुड़ गया। और इस प्रकार की प्रक्रिया कंटिन्यूटी में नीचे तक चली जाए तो हम देख रहे हैं कि एक चैन बन गई है। ये जो चैन है, ये जो चैन का निर्माण हुआ है, ये श्रृंखला शुरुआत कहाँ से हुई? ये 5 एंड है और लास्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 एंड फ्री रह गया। तो 5 एंड से 3 एंड की दिशा में एक श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ये जो श्रृंखला का निर्माण हुआ है ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो एक 5 एंड से 3 एंड दिशा में एक श्रृंखला का निर्माण हो गया। जब हम डीएनए की संरचना को डिटेल में देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम उसमें ये पाते हैं कि एक श्रृंखला ये रही जो 5 एंड से 3 एंड है और ये न्यूक्लियोटाइड देखते जाओ आप। दूसरी श्रृंखला इसके पास में आई, वो उससे विपरीत तरीके से ओरिएंटेड हुई, वो 5 एंड से 3 एंड इस प्रकार है।
बीच में नाइट्रोजनिक क्षारक, ये इस प्रकार नाइट्रोजनिक क्षारक। जब ये इस प्रकार संपर्क में आते हैं तो एक इधर वाला नाइट्रोजनिक क्षारक सामने वाले नाइट्रोजनिक क्षारक से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है और इस प्रकार दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला तो ये होगी और दूसरी ये दूसरे वाली हो गई। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पास में आती हैं और डीएनए के एक अणु का निर्माण करती हैं। तो डीएनए में हम देख रहे हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रही, दूसरी ये रही, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन देखिए, एक ऊपर से नीचे की तरफ 5 एंड से 3 एंड की दिशा में है, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ 5 एंड से 3 एंड की दिशा में है। यदि दोनों ही 5 एंड से 3 एंड होती तो हम क्या कहते कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। एक ऊपर से नीचे की तरफ 5 एंड से 3 एंड जा रही है तो दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ 5 एंड से 3 एंड जा रही है। तो इसीलिए ये श्रृंखलाएं क्या हैं? ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समानांतर हैं। यही डीएनए की विशेषता है कि डीएनए के एक अणु का निर्माण किससे होता है? डीएनए के एक अणु का निर्माण दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ने से डीएनए का एक अणु का निर्माण होता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध भी हर जगह पे, हाइड्रोजन बंध का निर्माण भी हर स्थान पर नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के लिए भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि प्यूरीन की जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे पायरिमिडीन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? प्यूरीन और पायरिमिडीन के साथ। यदि पायरिमिडीन है तो वो बनाएगा प्यूरीन के साथ में। हमें पता है कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक हैं। प्यूरीन की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन की बात करें तो साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो किस, एडेनिन और ग्वानिन क्या है? ये दोनों प्यूरीन हैं, ये बनाएंगे पायरिमिडीन के साथ। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है थायमिन नामक पायरिमिडीन के साथ। ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ। इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर, भाई 2 श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के इक्वल दिशा में चलती कि 5 एंड से 3 एंड, 5 एंड से 3 एंड, तब तो हम समानांतर कहते। चूंकि एक ऊपर से नीचे की तरफ 5 एंड से 3 एंड दिशा में कंटिन्यू हो रही है, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ 5 एंड से 3 एंड हो रही है, तो इसलिए हमने इन्हें क्या कहा? प्रति समानांतर। पर साथ में एक व्यवस्था ये भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा? इस स्थिति में होगा कि एडिन जो प्यूरीन है वो पायरिमिडीन के साथ बनाएंगे, पायरिमिडीन प्यूरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। कितने बनाएंगे ये भी हमने बात कर ली। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि इस श्रृंखला में यदि यहाँ A है तो इसके सामने T होगा, यदि G है तो यहाँ C होगा, C है तो G है, T है तो A होगा, T है तो A है, A है तो T होगा। इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है। तो एक श्रृंखला को देखते हुए दूसरी श्रृंखला के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। इसीलिए दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिला। एक तो कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं और पूरक श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार डीएनए के एक अणु का निर्माण 2 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई ऐसी श्रृंखलाएं जो प्रति समानांतर और एक दूसरे के पूरक होती हैं, ऐसी श्रृंखलाओं के मिलने से डीएनए के एक अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।